नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। तबीयत थोड़ी ख़राब होने के कारण लॉन्ग वीडियोस नहीं आ पा रही थी फ्रेंड। अभी मैं ठीक हूँ। चलिए हम पढ़ते हैं स्वायत्त राज्यों का उदय। ये क्या था, मैं इसके पहले आपको थोड़ा सा टॉपिक क्लियर कर दूँ कि कुछ राज्य ऐसे थे जो स्वतंत्र हो गए थे। जैसे इसमें अवध था और पंजाब था, बंगाल था, कर्नाटक था, भरतपुर, रुहेलखंड, मैसूर। ये सब कुछ राज्य जो थे वे स्वतंत्र हो गए थे, मतलब मुगलों से स्वतंत्र हो गए, अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो गए। इन लोगों ने अपनी स्वतंत्र स्वायत्त सत्ता स्थापित कर ली। इसी में से हमारा एक राज्य है अवध। अवध जो था उसे कहा जाता था कि इसे अंग्रेज लोगों की ये दुधारू गाय थी। इसे अंग्रेज़ों का बफर स्टेट भी कहा जाता है अवध राज्य को। देखिए क्या है, अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अवध राज्य की स्थापना बुरहान उल मुल्क ने की थी, अवध राज्य की स्थापना। और उसके बाद बुरहान उल मुल्क जब नहीं रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद सफदरगंज बैठता है। और सफदरगंज एक बहुत ही अच्छा प्रशासक था। अच्छा का मतलब ये हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता था, सभी के लिए बराबर अपनी निगाहों से इसे बराबर देखता था। और देखिए कि सफदरगंज के बाद अवध का नवाब कौन बनता है? तो शुजा-उद-दौला बनता है। 1754 ईस्वी में शुजा-उद-दौला अवध का नवाब बनता है। अवध के नवाबों की राजधानी क्या थी? तो फैज़ाबाद थी। लेकिन अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैज़ाबाद है, लेकिन अवध के नवाबों की राजधानी लखनऊ ही थी और लखनऊ आसिफ-उद-दौला ने बनाया था। और सफदरगंज के समय में ही जो लखनवी तहज़ीब थी फ्रेंड, ये लखनवी तहज़ीब को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है सफदरगंज के समय में ही। मैं आपको बताई कि वो एक ऐसा शासक था जो हिंदू मुस्लिम किसी में भेदभाव नहीं करता था, सबको समान भाव से देखता था। अवध राज्य की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। शहादत खां बुरहान उल मुल्क, इसे उपाधि दी गई थी आगरा के समय में, जब इसने एक विजय किया था तो उस समय बुरहान उल मुल्क की उपाधि इसे मुगल शासक ने ही दी थी। नेक्स्ट है, बुरहान उल मुल्क था कौन? तो ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का एक नेता था और बाद में ये छोटी छोटी विजयों को करता हुआ स्वतंत्र हो जाता है और अवध की स्वतंत्र स्थापना कर देता है। ये लोग अपने अपने राज्यों की स्वतंत्र स्थापना करके उसके राज्य के प्रशासन को चलाना और उत्तराधिकार का नियम लागू होना, वंशानुगत, ये सब हो जाता था। क्योंकि बुरहान उल मुल्क की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद शुजा-उद-दौला बैठता है। शुजा-उद-दौला के बाद फिर सफदरगंज बैठता है। सफदरगंज के बाद शुजा-उद-दौला बैठता है। इस तरह से बंगाल का अवध का काम चलता रहता है। ये कुछ रिपोर्ट्स है जो PYQ मतलब ROA या UP PCS में पूछे गए हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो बस रट लेना ही है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कुछ समझने लायक है। बस पादरी बिशप हेबर ने कौन सी रिपोर्ट किस टाइम पे दी है 1848 में, इसे आप याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए हैं। कर्नल स्लीमैन की 1849-50 में रिपोर्ट थी, जनरली थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स। ये अवध से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट तो पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया है। 1856 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये तो पहले बता चुकी आपको कि अंग्रेजों का बफर स्टेट था अवध। अवध का जैसे चाहते थे लोग वैसे दोहन कर रहे थे, इसे दुधारू गाय समझते थे। और अवध पर कुशासन का आरोप जो लगाया था डलहौजी ने, लगाने के बाद क्या किया, उसके अंतिम जो सम्राट थे, अवध का अंतिम सम्राट था, बादशाह था, नवाब नवाब कहते थे, अवध के सम्राटों को नवाब कहते थे। और नवाब वाजिद अली शाह और उनकी बेगम हजरत महल को ये लोग भेज देते हैं वहाँ पर। अंग्रेज लोग करते क्या हैं, अंग्रेज लोग किसी भी राज्य पर, किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार करते हैं। वहाँ का जो सम्राट रहता है या महारानी रहती है उसको एक पेंशन देते हैं। पेंशन देने के बाद उनको इंग्लैंड में भेज दिया जाता है और वहीं पर या तो वो रहते रहते पेंशन पाते पाते वो अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि विदेशों में जो क्रांतिकारी संगठन थे, ये लोग विदेश क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर ये लोग क्रांतिकारी गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो इस पर अंग्रेज लोगों ने रोक लगाई। और जब अंग्रेजों ने इन पर रोक लगा के इनको विदेश भेजा, तो वहाँ पर भी इन लोगों के जो मन की एक ज्वाला थी कि हम अपने देश को स्वतंत्र करेंगे, अपने देश को आज़ाद कराएंगे, वो ज्वाला खत्म नहीं होती है। वो वहाँ पर भी रह के एक एक संगठन की स्थापना करते रहते हैं। चलिए देखते हैं, मैसूर एक राज्य है। मैसूर, इस पे हैदर अली का शासन था। हैदर अली था कौन? तो ये दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य का एक सुल्तान था और इसके बचपन का नाम हैदर नाइक था। 1767-69 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो इसी के मध्य होता है, जिसमें ये हैदर अली सफल रहता है। लेकिन संजोग है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है और ये मद्रास की संधि करनी पड़ती है अंग्रेज़ों को। जब ये जीत जाता है हैदर अली, तो अंग्रेज विवश हो जाते हैं और हैदर अली की शर्तों को मानते हुए उन्हें क्या करना पड़ता है, 1769 ईस्वी में ही मद्रास की संधि करनी पड़ती है। और इसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, जब दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैदर अली से रिलेटेड यही है कि डिंडीगुल कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने ही की थी। और किस टाइम पे की थी? तो 1755 ईस्वी में। और किसकी मदद से की थी? तो फ्रांसीसियों की मदद से की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो बेटा होगा टीपू सुल्तान, ये भी तोप खाने वगैरह और जल सेना का गठन करेगा अंग्रेजों से अपने राज्य की रक्षा के लिए।
ये दोनों बाप बेटे मिलके बहुत ही अच्छा काम करते हैं अपने राज्य के प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए, और मैसूर को बहुत आगे ये लोग लेकर भी गए थे। 1769 ईस्वी में आपको बता चुकी, जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में जब अंग्रेज हार जाते हैं और हैदर अली जीत जाता है, तो उसके बाद अंग्रेजों को विवश होकर ये संधि करनी पड़ती है, और इसी में हैदर अली की दूसरे में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान लड़ता है, जब दूसरे युद्ध में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान कौन था? तो ये हैदर अली का पुत्र था। बहुत ही योग्य और कुशल प्रशासक था टीपू सुल्तान को आप लोग वैसे भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इसको करनी पड़ती है। लास्ट में चौथे युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन बहुत ही कुशल प्रशासक था ये। आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया। सिक्कों की ढलाई की नई तकनीक जो है आप देख रहे हैं, वो टीपू सुल्तान की ही देन है। नाप तौल का जो आधुनिक पैमाना है वो भी इन्हीं की देन है। और श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबियन क्लब का ये सदस्य भी बना। और 1790 से 92 में जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो किसके किसके बीच होता है? कार्नवालिस, मराठा और निज़ाम। ये तीनों लोग मिल के अगेंस्ट हो जाते हैं किसके? टीपू सुल्तान के। मराठा भी चाहते थे कि मैसूर राज्य को हड़प लें, निज़ाम का भी यही उद्देश्य था, और अंग्रेज लोग तो थे ही, वो तो यही चाहते थे फूट डालो और राज्य करो। मराठा और निज़ाम को अपनी तरफ मिला के वो मैसूर के राज्य को हथियाना चाहते थे। लेकिन 1784 ईस्वी में दूसरे युद्ध के बाद होती है मंगलौर की संधि। 1792 में, ये तो चौथे युद्ध के बाद होता है, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है, टीपू सुल्तान, मराठा निज़ाम और अंग्रेज के बीच जो ये युद्ध होता है, उसके बाद उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसे अपने मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्रों को भी बंदी बना लिया जाता है। 3 करोड़ रुपए इसे हर्जाने के रूप में भी देना पड़ता है, और जब तक वो उस पैसे को नहीं चुका पाता तब तक उसके पुत्र बंदी बने रहेंगे। इसमें इसका एक पुत्र और था जिसे बंदी नहीं बनाया जाता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो पूछा भी गया है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस, तुर्की और पर्सिया में इसने कूटनीतिज्ञ भेजे थे टीपू सुल्तान ने। इसका देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इसके व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के राजदूत उसके दरबार में आए हुए थे, और उसी फ्रांसीसी शक्तियों का सहारा लेके इसके पिता ने क्या किया था? डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मैसूर का सम्राट था जिसने नौसेना का गठन किया? तो वो टीपू सुल्तान ही था। इसके पिता ने शस्त्रागार की स्थापना की और इसने नौसेना का गठन किया था। फ्रांस, तुर्की और पर्सिया ने इसने कूटनीतिज्ञ भेजे थे। विदेशों से इसका व्यापारिक संबंध अच्छा था। कुल मिलाकर इसने अपने मैसूर राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान दिया है। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी, वो टीपू को राज्य का आधा भाग अंग्रेज निजाम और मराठा को देना पड़ा, क्योंकि टीपू इसमें बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गया और वह विवश होकर उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में करनी पड़ती है। अंग्रेजों को 12 डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र देना पड़ा, मराठा को तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तर का भाग। और इसी युद्ध के बारे में तो फिर कहा भी है कि इस युद्ध के बेलेजली कहता है कि पूर्व का जो साम्राज्य था वो हमारे पैरों पर लौट रहा है। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें जो अंग्रेज रहता है वो बेलेजली ही रहता है। वो कहता है जो पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है। 2 पुत्र जो होते हैं इसके बंदी बना लिए जाते हैं, लेकिन फतेह हैदर को ये लोग नहीं देते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब के क्षेत्र में। तो पंजाब भी था वो जो स्वतंत्र हो गया था। पंजाब में रणजीत सिंह का शासन चल रहा था। रणजीत सिंह एक निसंदेह बहुत ही कुशल और योग्य प्रशासक था। और ये देखिए गुरु नानक जी के बारे में, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यही गुरु नानक जी का मत था। सबसे तीक्ष्ण प्रहार उनका जाति व्यवस्था पर था। तो जाति देखिए, जाति ये सब यहीं पर बना हुआ है ना। भगवान को आप कभी नहीं देखे होंगे कि राम को राम सिंह, कृष्ण को कृष्ण यादव, ऐसा सब कहा गया है। जाति व्यवस्था पर ही गुरु नानक ने भी बहुत तीक्ष्ण प्रहार किया है। रणजीत सिंह के बारे में हम जानते हैं, तो इनकी राजधानी थी। रणजीत सिंह के बारे में 2-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मिसल के थे? तो सुकर चसिया मिसल के ये थे। ये क्वेश्चन पूछता है। और एक पूछता है कि इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी लाहौर में थी। 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनका प्रशासन और क्षेत्र बहुत ही अच्छा था रणजीत सिंह का। ये समझिए कि मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ जो पंजाब था वो बहुत ही समृद्ध था और उपजाऊ था। इस पर सभी लोग अपना अधिकार करना चाहते थे, और इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। और जो राजनीतिक राजधानी तो लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी जो थी वो अमृतसर थी। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में होता है? डलहौजी के समय 1848 से 49 के बीच में होता है। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ, विदेश मंत्री फ़कीर अजुद्दीन था। लाहौर के तोपखाने में मुस्लिम तोपची नौकर के रूप में किसने रखा था? ये क्वेश्चन पूछता है। तो रणजीत सिंह ने रखा था। रणजीत सिंह का जो पुत्र था महाराजा दिलीप सिंह, जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दिलीप सिंह गद्दी पर बैठता है।
तो इसने पंजाब के ब्रिटिश प्रांत में विलय संबंधी कागजात पर 29 मार्च 1849 को हस्ताक्षर करता है और इसी के बाद पंजाब का विलय हो जाता है अंग्रेजी सत्ता में। और सिखों की जो शक्ति थी वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर भी शामिल था। सिख के राज्य का अंतिम राजा पूछता है तो वो दिलीप सिंह ही था। सिखों की जो थी वो 12 मिसलें थी और 12 मिसलों में जो रणजीत सिंह और उनके जो पुत्र थे दिलीप सिंह, ये लोग थे सुकर चकिया मिसल के। ये जो मिसलें थी ये सिखों के समय में ही आई प्रकाश में कि। और देखिए ये क्वेश्चन है कि जब अब पंजाब राज्य का विलय हो जाता है अंग्रेजी सत्ता में, तब फिर क्या होता है कि दिलीप सिंह और उनकी माता को भेज दिया जाता है इंग्लैंड। वहीं पेरिस में दिलीप सिंह की मृत्यु हो जाती है और इन लोगों को पेंशन भोगी बनाया जाता है।